नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2014 प्रश्न पत्र के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं? तो इनके द्वारा ज्यादातर करुण रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एकोनविंशति शब्द का अर्थ है। तो देखिए, संस्कृत में नियम ये होता है कि जो पहला शब्द होता है वो इकाई के अंक को दिखाता है और दूसरा शब्द जो होता है वो दहाई के अंक को दिखाता है। अब हम लोग किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं? पहले दहाई लिखेंगे फिर इकाई लिखेंगे। बाएं से दाएं की तरफ ही तो लिखते हैं, तो बाएं से दाएं जब चलेंगे तो पहले दहाई फिर इकाई आता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहले हम लोग विंशति को लिखेंगे। विंशति का मतलब होता है 20, विंशति का मतलब होता है 20, और एकोन का मतलब होता है एक कम। किससे एक कम? 20 से एक कम। तो आप कितना कहेंगे? इसको 19 कहेंगे। ठीक है, या फिर इसी को अगर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 19 को 9 10 अगर बोला जाए तो ये भी 19 का ही होता है। देखिए, ये दहाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया। देखिए, ये भी मैं यही तो बता रहा था कि पहले होता है वो इकाई का अंक होता है। तो 9 का मतलब क्या होता है? 9, और 10 का मतलब क्या होता है? 10, यानी कि 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। यही चीज इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एकोन विंशति। विंशति का मतलब होता है 20 और एकोन का मतलब कि उससे एक कम। किससे? विंशति, यानी 20 से एक कम, यानी 19 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर बी 19 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शफरी पद किसका पर्यायवाची है? तो शफरी जो होता है वो एक छोटी सी मछली आती है, गांव देहात में उसको पोठी बोलते हैं। तो ये छोटी सी मछली का पर्यायवाची होता है शफरी। तो दिए गए विकल्प में देखिए, चारों विकल्प में देखिए, मीन का मतलब भी होता है मछली यानी मत्स्य। तो ऑप्शन नंबर बी मीन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुकर्म का विपरार्थक शब्द है। तो देखिए, यहां पर ये जो कर्म शब्द है इसके पहले सु लग गया है। तो सु जो होता है वो अच्छे कामों को दिखाता है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जिसमें दुष्ट लगा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर दुष्ट लगा हुआ है और आगे कर्म। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दुष्कर्म इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? चारों विकल्पों को देखिए। संस्कृत में स्वरों की बात करें तो देखिए, अ, ई, छोटा उ, री, लरी, ए, ओ, ए, औ, ये सभी स्वर होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, यहां पर इन सबको मिलाने वाला कौन सा एक तरीके से प्रत्याहार होगा? तो आप कहेंगे कि ये वाला नीचे जो हलंत होता है इसको तो हम लोग लेते नहीं है और अंत वाले को लेते हैं। तो शुरुआत से चल करके अंत वाले तक हम लोग का क्या प्रत्याहार बन जाएगा? अच प्रत्याहार बन जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? जितने भी स्वर होते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर बी अच इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्गों के पंचम उच्चारण कहने का मतलब कि क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो इसमें पांचवा अक्षर जैसे कि क ख ग घ अंग, तो ये अंगा की बात कर रहा है। इसी प्रकार से च छ ज झ इया की बात कर रहा है, ट ठ ड ढ अड़ की बात कर रहा है, त थ द ध न की बात कर रहा है, और प फ ब भ म की बात कर रहा है। तो ये जो पांचवे वर्ण आते हैं यानी पंचम वर्ण आते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसे हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं, जिसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है। इसमें कौन सा संधि है ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर पहले आप इसका संधि विच्छेद समझ जाएंगे तो तुरंत आपको इसका उत्तर क्लिक करेगा। ब्रह्मर्षि को हम लोग संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं? इसका संधि विच्छेद होगा ब्रह्म प्लस ऋषि। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ब्रह्म का अंतिम वर्ण अ और ऋषि का प्रथम वर्ण री मिल रहा है। तो अ प्लस री मिल करके ये अर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? अर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से जब अ और री मिलके अर में कन्वर्ट हुआ तो ब्रह्म पहले से, और ये री यहां से हट जाएगा और शी यहां पर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मर्षि। अब बोल करके देखिए, बीच में अर आ रहा है, ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि। तो यहां पर ये अर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नियम किसका है? ये नियम गुण संधि का है।
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भ्रमर्षि में कौन सा संधि है, तो इसमें गुण संधि है, ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद क्या होगा। रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद हमसे पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामस प्लस चिनोती मिलकर के रामस चिनोती बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भावुकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भावुका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भौ धन उका होगा। भौ धन उका, ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछे तो अयादि संधि हो जाएगा। और किस नियम से हुआ है, तो देखिए भौ का जो अंतिम वर्ण यानी जो इसमें स्वर लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, और प्लस उकह का प्रथम वर्ण क्या लगा हुआ है, छोटा ऊ लगा हुआ है। जब ये दोनों का मेल होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आवू में कन्वर्ट हो जाता है अयादि संधि के नियम से। तो देखिए यहाँ पर केवल अब भ बचा, भ में जब आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा, और ये ऊ पहले से है और ये अंत वाला कह यहाँ पर आ जाता है। तो भावुका इस प्रकार से बनता है, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें अयादि संधि है और नियम कौन सा है, अ प्लस ऊ मिलकर के आवू में कन्वर्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी भौ प्लस उकह इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरिम वंदे पद में संधि होती है। यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, ये इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है, देखिएगा ये हरीम, जैसे ये अनुस्वार होता है ना बिंदी वाला जो होता है उस टाइप में लिखा गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है हरीम वंदे में जो संधि होती है वो किस नियम से होती है, चारों विकल्पों में से। ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, हरीम ही तो है, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस वंदे। तो अब आप कहेंगे कि ये वाला हलंत वाला म इसमें क्यों नहीं आया। इसका एक नियम ये कहता है कि देखिए म के बाद यहाँ पर व आया हुआ है, व जो होता है वो एक व्यंजन होता है, और यहाँ पर म के नीचे हलंत का मतलब ये हुआ कि ये स्वर रहित है। अब स्वर रहित है तो इसको पूरा म में कन्वर्ट होने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पर स्वर आना चाहिए था पहले। जैसे व का उच्चारण अगर हम लोग करें तो व प्लस अ मिलकर के पूरा व बनता है, लेकिन म का इस व से मेल होगा ना कि अ से, क्योंकि अ तो इस व के बाद आ रहा है ना। तो व जो एक उच्चारण है और म उच्चारण है तो पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका नियम ये कहता है कि जब भी, ध्यान से समझिएगा, जब आप अनुस्वार पढ़ते हैं, जैसे कि अंग पढ़ते हैं, ये अंग अनुस्वार ही तो होता है, तो यहाँ पर ये जो अनुस्वार होता है वो हमेशा स्वर के ऊपर ही लग सकता है, हमेशा स्वर के ऊपर ही लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब मैंने लिखा हरीम प्लस वंदे, ठीक है, हरीम प्लस वंदे मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये म का इस व से मेल नहीं हो पाएगा और पूरा एक वर्ण कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है हरीम में। इस प्रकार से हरीम वंदे हो जाता है, हरीम वंदे हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए अब ये हरि कैसे बना हुआ है, ये आप ऐसे लिखेंगे ह प्लस अ मिलकर के पूरा ह बना, प्लस र और प्लस छोटी ई। देखिए यहीं तो छोटी की मात्रा लगी हुई है। अब मैंने आपको क्या बताया अनुस्वार का नियम, कि अनुस्वार जो होता है वो हमेशा स्वर के ऊपर लगेगा। अब देखिए ये स्वर आ तो गया अंत में, अब इसी के ऊपर हमारा अनुस्वार लग जाता है, वहीं आपका यहाँ आकर के हरीम हो जाता है। ठीक है, तो और थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आप बोलेंगे कि सर गंगा भी तो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसमें ग तो आप कहेंगे कि व्यंजन है, लेकिन नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ग आप कैसे लिख सकते हैं, ग ये व्यंजन हो गया और प्लस अ मिलकर के ये गंगा बना हुआ है। क्यों, आप ध्यान से समझिए, आपने पढ़ा होगा बीएड बीटीसी या फिर क्लासेज में कि कोई भी व्यंजन होता है उसका स्वर के बिना उच्चारण संभव ही नहीं है। यही तो मेन परिभाषा होती है व्यंजन की, कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर की मदद से ही होगा। तो जब यहां पर ग के साथ अ आ गया तो ये स्वर ही तो है। अब इसके ऊपर यहां पर ये क्या लगता है, अनुस्वार लगता है। वही मैंने आपको बताया कि अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ आएगा। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। यहां पर ये मिसप्रिंट था, ये हरीम इस प्रकार से अनुस्वार था। तो ये किस संधि के नियम के अंतर्गत हो रहा है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया मो अनुस्वारः सूत्र के अनुसार हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा। तो निर्मक्षिकम का मतलब होता है मक्खियों की कमी, यानी कि देखिए मक्षिणानाम अभावः, यानी मक्खियों की कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः सूत्र से रुच धातु के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वह कौन सी है। ध्यान से समझिएगा,
ये रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ये जो सूत्र है ये संप्रदान कारक से जुड़ा हुआ है, जिसमें रुचि के अर्थ में, यानी किसी जैसे बोलते हैं ना ये चीज़ मुझे पसंद है, मुझे इसमें रुचि है, तो वो रुचि के संबंध में जब भी इस प्रकार का कोई एक तरीके से अनुवाद आएगा तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि एक उदाहरण में बोलूँ, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पर रुचि की बात आ गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे भक्ताय रामायणम रोचते। इसी प्रकार से बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो फिर से यहाँ पर रुचि वाला दिखाने वाला आ गया, तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है, तो यहाँ पर बालक में और भक्त में चतुर्थी विभक्ति लगी है, यानी संप्रदान कारक लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए चारों वाक्यों में एक चीज कॉमन है, गाम ददाती, गाम ददाती, गाम ददाती और गाम ददाती, यानी कि और विप्र दिया गया, विप्रम दिया गया है, विप्राय दिया गया है, विप्रस्य दिया गया है, विप्रे दिया गया है, तो ये सभी विप्र का शब्द रूप है अलग अलग। विप्र मीन्स क्या होता है? ब्राह्मण के सेंस में कहा जाता है, यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है, इसका अनुवाद ये होगा कि ब्राह्मण को गाय देता है। अब इसके आगे कोई भी हो सकता है, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, उस सेंस में आप समझ सकते हैं। तो यहां पर जैसे किसी को देने के सेंस में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसी से आपका सही उत्तर निकल करके आता है। ठीक है, आपने संप्रदान कारक में एक सूत्र पढ़ा होगा, कर्मणा यम भ्री प्रेति स संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने, यानी कि दान के कर्म में जब भी किसी को दान दिया जाता है तो वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे कि राजा गाय दान में देता है मान लीजिए ब्राह्मण को, तो ये दान देना ही तो हुआ। तो जो ब्राह्मण था जिसके लिए यहाँ पर विप्रम शब्द यूज किया गया है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। क्यों? क्योंकि संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का है। तो अब आपको यह तय करना है कि विप्रम का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा, आप ये तय कर लीजिए, आपका उत्तर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि बाकी के सभी कॉमन है सब में। ठीक है, स्क्रीन पर आप विप्र शब्द का यहां पर शब्द रूप देख पा रहे होंगे। यहां पर चतुर्थी विभक्ति जो कि संप्रदान कारक से जुड़ा हुआ है, इसका यहां पर रूप देख सकते हैं, विप्राय दिया गया है, यानी कि विप्राय गाम ददाती इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी विप्राय गाम ददाती सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हितोपदेशः में किससे संधि की गई है? तो हितोपदेशा का संधि विच्छेद आप करेंगे तो क्या आएगा? हित प्लस उपदेशः। तो अब देखिए हित का अंतिम वर्ण अ आया हुआ है और उपदेशा का प्रथम वर्ण छोटा ऊ आया हुआ है। तो जब अ का छोटा ऊ से मेल होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बना हुआ है, जैसे त में जब स्वर रहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा हित, यहां पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा हित, ये नीचे हलंत वाला, और इसके बाद से ये अ और ऊ मिलकर के ओ में कन्वर्ट हो गया, तो अब हलंत हट जाएगा और उसके बाद से क्या आ जाएगा? ओ की मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ओ की मात्रा, यानी हितो हो गया। उसके बाद से ये देखिए ऊ तक तो हो गया, अब पदेश बचा हुआ है तो यहाँ पर पदेश आ जाएगा। इस प्रकार से हितोपदेशा यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ये किस सूत्र से हो रहा है? ये गुण संधि के सूत्र से हो रहा है। आद गुणः इसका सूत्र है, आद गुणः, इससे हो रहा है। इसका सूत्र का व्याख्या क्या कहता है? इस सूत्र का व्याख्या ये कहता है कि देखिए जब भी अ या फिर आ के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के मेल होता है तो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही आद गुणः सूत्र व्याख्या करता है, जो कि गुण संधि का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी वाक्य के उद्योगिनम पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा, उद्योगिनम का मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि परिश्रम को करने वाला पुरुष के पास ही लक्ष्मी ठहरती है, यानी कि जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसी के पास लक्ष्मी यानी कि धन ठहरती है, उस सेंस में आप कह सकते हैं। तो परिश्रम को करने वाला कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को, कर्ता ने कर्म को, ये द्वितीय विभक्ति में आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चौराद विभेति वाक्य में चौराद पद पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो इसका विधायक सूत्र क्या हो जाएगा? भिक्षार्थानाम भय हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। विभेति का मतलब होता है भयभीत होना, और चौराद का मतलब कि चोर से, यानी वह चोर से डरता है, उस सेंस में आप कह सकते हैं, चोर से भयभीत के सेंस में। तो जब भी भय वाली चीज़ें आती हैं
किसी से डरने के सेंस में आता है तो वहां पर पंचमी विभक्ति होता है, और इसी सूत्र के अनुसार यहां पर पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि वाक्य में कौन सा पद अवयव है? ध्यान से समझिएगा, अवयव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिस पर ना तो लिंग का ना तो वचन का कोई प्रभाव पड़े उसे हम लोग अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है, इसे अविकारी शब्द के भी नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अद्यम का मतलब होता है आज, अहम का मतलब होता है मैं, पाठम का मतलब होता है अभ्यास यानी पाठ, न का मतलब नहीं, और पठिष्यामि देखिए ये लिट लकार में है। लिट लकार यानी भविष्यत काल, यानी आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा, आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। अब इसमें कौन सा शब्द है जिस पर ना तो लिंग का ना तो वचन का प्रभाव पड़ रहा है? तो आज एक ऐसा शब्द है जिस पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहां पर देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा, अगर ये पुल्लिंग को दिखा रहा है कि मैं जो हूं वो एक पुल्लिंग है यानी कि मेल है, लेकिन अगर एक फीमेल अगर इसे ऐसे बोले आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगी, तो यहां पर देखिए ये फीमेल के लिए हो गया। लेकिन यहां पर जो आज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि लिंग के आधार पर आज यानी अद्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इसे ही हम लोग अवयव शब्द बोलते हैं। जिस पर किसी भी लिंग का किसी भी वचन का कोई भी प्रभाव ना पड़े उसे हम लोग अवयव शब्द बोलते हैं। और दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है अद्य, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? ध्यान से देखिएगा, यहां पर ची के बाद से ह आता है फिर पूरा न है, चिन्ह के स्थान पर चिन्ह। यहां पर देखिए, यहां पर ह के नीचे हलंत का मतलब ये हुआ कि ये स्वर रहित है, और यहां पर न आधा है, इसका मतलब इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी स्वर रहित है। तो यहां पर ह के जगह पर न का प्रयोग किया गया है इसमें, और ये पूछा जाए कौन सा दोष है, तो इसे अशुद्ध वर्ण विपर्ण कहा जाता है। वर्ण विपर्ण का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाना, यानी कि इसके जगह पर इसका प्रयोग कर देना, इसी को बोलते हैं वर्ण विपर्ण्य। ठीक है, और यही होता है अशुद्ध वर्ण विपर्ण्य। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य अधिगम सामग्री है? श्रव्य यानी जिसे केवल सुना जा सके। चौथा विकल्प दिया गया सिनेमा। सिनेमा में क्या होता है कि हम लोग सुनते भी हैं और वीडियो देखते भी हैं, तो ये तो श्रव्य दृश्य हो गया। प्रश्न में हमसे केवल श्रव्य पूछा गया था तो ये उत्तर होगा नहीं। टेलीविजन में भी हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो ये श्रव्य दृश्य हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, फ्लैश कार्ड की बात करें तो फ्लैश कार्ड जो होता है वो केवल देखा जा सकता है, तो ये केवल दृश्य हो गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। टेप रिकॉर्डर की बात करें तो ये केवल दृश्य अधिगम सामग्री है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं? उदाहरण के बाद नियम किसमें बताया जाता है? तो देखिए, उदाहरण के बाद नियम आगमन विधि में बताया जाता है। आगमन से निगमन की ओर जो होता है वो उदाहरण से नियम की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? तो संस्कृत से ही हिंदी निकला हुआ है, और हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो लिपि है देवनागरी लिपि, वो क्या होता है, वो वैज्ञानिक माना जाता है। तो इसी तरीके से आप हिंट ले सकते थे कि जो संस्कृत वर्णों का क्रम है वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? आप सीधे, अगर आपको उत्तर नहीं भी पता है तो आप अपने विद्यालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें बच्चे का वाइवा भी होता है, इसके अलावा एक उसको मुख्य परीक्षा भी देनी पड़ती है, यानी कि विद्यालय में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो उनका इंटरनल एक तरीके से असेसमेंट करेंगे ही करेंगे, जिसे आंतरिक मूल्यांकन कहेंगे, और एक मुख्य परीक्षा जो कि बोर्ड परीक्षा आप समझ सकते हैं, वो बाह्य मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों होगा, जबकि पहले विकल्प में देखिए केवल आंतरिक की बात की गई है, दूसरे में केवल बाह्य की बात की गई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा दिया गया है अप्रत्यक्ष, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी केवल बचा, आंतरिक और बाह्य दोनों मूल्यांकन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है, ये श्लोक किसमें स्थित है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कादंबरी कथा काव्य का नायक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ जो है वो इसका नायक है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कीदृशम वचः दुर्लभम भवति, यानी कि कैसा बोल दुर्लभ होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कहा यह जा रहा है, उचित शब्द का चयन
कर पंक्ति पूर्ण करें। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि सत्य का बोल दुर्लभ होता है, दूसरा दिया गया प्रिय बोल दुर्लभ होता है, चौथा दिया गया मनोहारी दुर्लभ होता है, और तीसरा दिया गया है हितम मनोहारी च, यानी कि जो हितकारी भी हो और मन को अच्छा भी लगे, ये वाला बिल्कुल सही है। जैसे कि सत्य बोलेंगे तो वो मन को नहीं अच्छा लगेगा, प्रिय बोलेंगे तो हो सकता है कि वो हितकारी ना हो, मनोहारी यानी मन को हरने वाला हो, यानी कि अच्छा तो लग रहा है सुनने में लेकिन हो सकता है कि वो हितकारी ना हो, लेकिन जो हितकारी हो और साथ ही साथ अच्छा भी लगे सुनने वाले को, इस प्रकार का जो वाचन होता है वो दुर्लभ होता है। और यही हमसे प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, न पादपोन्मूलन शक्ति रम्ह शिलोच्य मूर्छति मारुतस्य, ये किससे लिया गया है? तो ये रघुवंशम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है, तो ये गीति काव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 88 की, दिया गया है काव्यादर्श के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार दंडी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कालिदास विरचित नाटक नहीं है, कौन सा चारों विकल्पों में जो कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम उनके द्वारा रचित है, तो ये उत्तर नहीं होगा। मालविकाग्निमित्रम भी उनके द्वारा रचित है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। विक्रमोर्वशीयम भी है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन स्वप्न वासवदत्तम की बात करें तो ये कालिदास के द्वारा रचित नाटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम है, तो ये क्या है? ये एक गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2014 प्रश्न पत्र के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप यूपी टेट 2014 के साथ साथ अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।